नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। दोस्तों, आज थोड़ा अलग हट करके मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला। इसके पहले कि हम इस पर चर्चा करें, हमेशा की तरह आपसे अपील करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट भी अवश्य करें। तो आइए हम बात करते हैं राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य का। ये टॉपिक इसलिए भी चुना कि आप लोग इतिहास में विभिन्न दुर्गों के बारे में पढ़ते हैं। कभी आप पढ़ते हैं रणथंभौर का दुर्ग इस तरह का था, अजय था, तो इन्होंने फला किला बनवाया, उन्होंने फला किला बनवाया, बहुत सारे किलों के बारे में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ हमने कुछ किलों को लिया है। मैंने आगे दूसरी वीडियो में कुछ और किलों को भी लेंगे। लेकिन इसके पहले कि आखिर दुर्ग क्यों बनवाए जाते थे, दुर्गों का महत्व क्या है, तो इसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। आप स्क्रीन पे अपने देखिए, आप पढ़िए। पर्सी ब्राउन बहुत जाने माने वास्तुविद थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। इंडियन आर्किटेक्चर उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें उन्होंने भारत में जो आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, विभिन्न प्रकार की जो इमारतें वगैरह बनाई गई हैं, किले बनाए गए हैं और भी दूसरे भवन बनाए गए हैं, उनका उन्होंने बड़ा अच्छा चित्रण उसमें किया। तो प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री पर्सी ब्राउन ने कला को देश की आत्मा कहा। कला के माध्यम से मनुष्य की भावनाओं का चित्रण। किसी भी देश अथवा प्रदेश की कला में हम उस देश तथा उस प्रदेश का प्रतिबिंब देख सकते हैं। राजस्थान में भी स्थापत्य कला की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। यहाँ की कला राजपूत राजाओं के संरक्षण में फली फूली। राजस्थान की वास्तुकला राजपूत राजाओं की शक्ति और शौर्य का प्रतीक। राजस्थान की स्थापत्य कला भी दुर्गों, नगरों, राजप्रसादों, भवनों तथा स्तंभों आदि के रूप में भी व्यक्त हुई है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि नाव गीतड़ा ने गीतड़ासु रहवे, अर्थात किसी व्यक्ति का नाम गीतों और उसके द्वारा निर्मित दीवारों में अमर रह जाता है। राजपूत राजाओं ने अपनी कीर्ति को अमर बनाने के लिए अनेक दुर्गों का निर्माण कराया, जो आज भी उन शासकों की कीर्ति कथा के प्रमाण है। मित्रों, आप जानते हैं कि बहुत सारे किले राजपूत शासकों के द्वारा बनवाए गए, जिनमें से आज भी आप राजस्थान में घूमने जाएं तो आप देखेंगे बहुत सारे किले आज भी हैं। जैसे बीकानेर में है जो किला, वो बहुत ही जूनागढ़ फोर्ट बोलते हैं उसको, बहुत ही अच्छी स्थिति में है वो। उसमें बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी होती है। इसी तरह से आप जोधपुर का किला देख सकते हैं, कुंभलगढ़ का किला देख सकते हैं, बहुत ही फेमस। उदयपुर में आप जाएं तो वहाँ जिसे झीलों का नगर कहा जाता है, वहाँ भी आप किले देख सकते हैं। राजस्थान में बहुत सारे किले हैं जो आज भी बड़ी अच्छी स्थिति में है, तो उनका दिग्दर्शन किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं कि किले आखिर क्यों बनाए जाते थे, किले बनाने का प्रयोजन क्या होता है। राजस्थान और महाराष्ट्र में ऐसा कहा जाता है कि कदम कदम पर दुर्ग प्राप्त होते हैं या किले प्राप्त होते हैं। यहाँ के राजा और सामंत दुर्ग को अपनी संपत्ति मानकर उसकी रक्षा करना अपना धर्म समझते थे, इसलिए राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहा जाता है। किलों का निर्माण करने के अनेक प्रयोजन होते थे, उसके कई कारण होते थे। कुछ कारण आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि अगर बाहर से कोई आक्रमण होता था, उस आक्रमण के समय प्रजा की रक्षा कैसे की जाए, तो इसलिए अ, जब बाहर से कोई आक्रमण होता था तो प्रजा की रक्षा के लिए किले बनवाना या दुर्ग बनवाना आवश्यक होता था, क्योंकि चारों ओर प्राचीरों से घिरे होने के कारण सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था रहती। इसके अलावा
दूसरा जो मुख्य प्रयोजन था वो ये होता था कि राजा के निवास के लिए भी दुर्गों की आवश्यकता थी और राज्य की रक्षा के लिए दुर्गों की आवश्यकता तो थी। तीसरी या तीसरा प्रयोजन जो था वो ये था कि युद्ध सामग्री के संचय के लिए किले निर्मित कराए जाते थे, बनवाए जाते थे। चौथी बात ये थी कि विदेशों से जीत कर लाई गई संपत्ति को सुरक्षित रखने की। अब यहाँ विदेशों से आप मतलब ये समझ लीजिए कि यानी दूसरे राज्यों से, दूसरे राज्यों पे जब आक्रमण करते थे, अगर आक्रमण में विजयश्री प्राप्त होती थी, तो विजय प्राप्त करने के बाद वहाँ से जो संपत्ति वगैरह मिलती थी, उसे लाकर के सुरक्षित रखने के लिए भी मजबूत, सुदृढ़ दुर्गों की आवश्यकता होती थी। मनुष्य और पशुओं को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ आदि से बचाने के लिए भी दुर्गों की आवश्यकता होती थी। कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया या और कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई महामारी फैल गई, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना फैला हुआ है पूरी दुनिया में, पैंडेमिक है। तो ऐसी स्थिति में भी लोगों की रक्षा करना, मनुष्यों की रक्षा करना, पशुओं की रक्षा करना राजाओं का दायित्व होता था। इसके लिए भी दुर्ग बहुत लाभप्रद होते थे। साथ ही छठा प्रयोजन आप ये देखते हैं कि प्रमुख दरबारियों और सेनापतियों के साथ मंत्रणा के लिए भी दुर्ग आवश्यक होते थे। दुर्ग जो होते थे उसमें बहुत सारे भवन बने होते थे, तो उसमें मंत्रणा के लिए अलग से भवन बने होते थे। जैसे आप मुगलों के किलों में आप देखिए दीवाने आम, दीवाने खास, तो दीवाने आम, दीवाने खास में नाम से ही प्रकट है कि दीवाने आम में बहुत सारे लोगों का प्रवेश हो सकता था, लेकिन दीवाने खास में जो बादशाह होते थे वो खास लोगों के साथ ही मंत्रणा करते थे। इसी तरह से आप राजपूतों के किलों में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे भवन, अभी हम जब कुछ किलों की बातें करेंगे तो आप देखेंगे कि तरह तरह के भवन होते हैं जहाँ वो अपने कुछ खास भवन बनाए जाते हैं जहाँ प्रमुख दरबारियों और सेनापतियों के साथ गोपनीय प्रणा इत्यादि की जाती थी। उसके अलावा दुर्ग जो था वो एक तरह से आप ये कह लीजिए कि किसी राजा की शक्ति को प्रदर्शित करता, राजा की ताकत को प्रदर्शित करता था और देश का प्रशासन सुचारू रूप से उन दुर्गों से ही चलाया जाता था। तो देश का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए भी दुर्गों की आवश्यकता थी। तो उम्मीद है कि दुर्ग निर्माण के जो प्रयोजन हैं वो आप समझ गए होंगे। अब आइए हम दुर्ग स्थापत्य की विशेषता क्या है इसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लें। राजस्थान की स्थापत्य कला में दुर्ग निर्माण का विशेष महत्व रहा है। दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम संकेत कालीबंगा के उत्खनन के अवशेषों में प्राप्त होता है। आप लोगों ने अवश्य ही सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी होगी और आप जानते हैं कालीबंगा एक बड़ा प्रमुख स्थल था। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे अ, प्राचीन काल के बहुत सारे स्थल हैं, यहाँ तक कि प्रागैतिहासिक काल के स्थल भी वहाँ मिलते हैं, महाभारत काल के स्थल भी मिलते हैं। जैसे वैराट का नाम आपने सुना, वैराट की सभ्यता है, पहाड़ की सभ्यता है, काफी पुरानी सभ्यता है। इसी तरह से कालीबंगा जो एक तरह से यहाँ प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स जो है वो प्राप्त हुए हैं और बहुत सारी जानकारियां हमें यहाँ प्राप्त। कालीबंगा के उत्खनन के अवशेषों में ही हम ये देखते हैं कि अ, ऐसा लगता है कि वो लोग एक वर्ल्ड सिटी के अंदर रहते थे, यानी दुर्ग निर्माण के लिए वो लोग कुछ न कुछ प्राचीर वगैरह अपने नगर के चारों ओर बनाते थे, जो कि उनके अवशेषों से प्राप्त होता है। इसके अलावा हड़ौती, बागड़, आमेर आदि स्थानों में भी प्राचीन दुर्गों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। ऐतिहासिक युग में भी पीर सुल्तान और बड़ौपत, जो आजकल गंगानगर जिले के नाम से जाना जाता है, इन स्थानों से मौर्य, गुप्त और उत्तर काल के दुर्गों के अवशेष प्राप्त होते हैं। मध्यकाल में हम देखते हैं कि जब मुसलमान भारत में आ गए तो मुस्लिम आक्रमणकारियों से राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण राजपूत शासकों की आवश्यकता बन गई, जरूरत बन गई। और राजस्थान में एक दुर्गों का जाल सा बिछ गया। यहाँ पर प्रत्येक 10 मील पर कोई न कोई दुर्ग अवश्य मिल जाता है। अधिक से अधिक
दुर्गों का निर्माण करना सम्मान की बात समझा जाता था। केवल मेवाड़ रियासत में ही 34 किले थे। 13वीं शताब्दी में ऊंची-ऊंची पहाड़ियों पर किलों का निर्माण प्रारंभ किया गया। पहाड़ियों पे किलों का निर्माण इसलिए किया जाता था कि पहाड़ियों के ऊपर से ज़्यादा दूर तक देख सकते थे। जो वहाँ के सैनिक थे, किलों में रहने वाले सैनिक थे, शासक थे, वो दूर-दूर तक नज़र रख सकते थे और नीचे से ऊपर आक्रमण करना बड़ा कठिन होता था। तो यही कारण था कि जो किले पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं, वो विजित करना बड़ा दुरूह कार्य होता था, बड़ा कठिन कार्य हुआ करता था। मित्रों, बहुत सारे किले ऐसे हैं जैसे चित्तौड़ का किला है, बलगढ़ का किला है, मांडरगढ़ का किला है। तो ये सब ऊंची पहाड़ियों के ऊपर ये दुर्ग बने हुए हैं और वो अत्यंत सुरक्षित दुर्ग समझे जाते थे। किले के भीतर जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी इमारतें होती थी, राजमहल, जलाशय, मंदिर, रहायशी मकान, बाग बगीचे, अस्तबल आदि किले के अंदर बनाए जाते थे, दुर्ग के भीतर बनाए जाते थे और दुर्ग के चारों ओर बड़े आकार की चौड़ी दीवार बनाई जाती और ये दीवार इतनी चौड़ी होती थी कि इस पर कई घोड़े एक साथ चल सकते थे। दीवारों के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से बनवाई जाती थी खाई। खाई जो है यानी आप देखते होंगे कि बड़ी नहर जैसी चारों ओर दीवार के बनवा दी जाती थी और उसमें पानी भर दिया जाता था, उसमें मगरमच्छ वगैरह डाल दिए जाते थे। तो उस खाई में सीढ़ी भी लगा पाना बड़ा कठिन होता था, तो सुरक्षा की दृष्टि से खाई बनवाई जाती थी। कभी आप दिल्ली जाएँ अगर तो दिल्ली में लाल किला देखें तो वहाँ भी आपको उसके चारों ओर एक तरह नज़र आएगी। मुगल काल में मुगल शैली का प्रभाव राजपूताना के किलों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये दुर्ग राज्यों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार ऊंची पहाड़ियों, समतल मैदानों तथा रेगिस्तान में निर्मित हुए हैं। पहाड़ी दुर्गों में कुंभलगढ़ तथा मैदानी दुर्गों में भरतपुर और रेगिस्तानी दुर्गों में बीकानेर का दुर्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दुर्ग के निर्माण में सामग्री के रूप में पत्थरों और ईंटों का प्रयोग किया जाता था। दुर्ग के चारों ओर खाइयों में पानी अथवा कीचड़ भरा होता था तथा दीवारों के ऊपरी हिस्से में शत्रु पर आक्रमण करने के लिए खोखे बने हुए थे, छेद बने हुए होते थे और राजस्थान के दुर्ग अपनी दृढ़ता के लिए, सुदृढ़ता के लिए, अपनी मजबूती के लिए और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये मजबूती और सुंदरता के अनुपम नमूने हैं। मित्रों, आइए हम कुछ दुर्गों के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा कुछ दुर्गों का परिचय आपको दें तो सबसे पहले हम चित्तौड़ का दुर्ग लेते हैं। चित्तौड़ का किला अजमेर खंडवा रेल मार्ग पर स्थित चित्तौड़गढ़ जंक्शन से 2 मील पूरब की ओर 1850 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है, यानी काफी ऊंचाई पर बना है और इसकी लंबाई 3 मील और चौड़ाई आधा मील है। तो पहाड़ी पे इतना लंबा चौड़ा किला बनाना कितना कठिन कार्य था, इसकी कल्पना की जा सकती है। ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण दुर्गों में एक माना जाता है। इसके निर्माण का प्रारंभिक इतिहास अंधकारमय है। एक अनुश्रुति के अनुसार यह दुर्ग पांडवों के समय में भी विद्यमान था। वहाँ पे स्थानीय लोग जो है इस तरह की बात कहते हैं। हालाँकि आजकल के इतिहासकारों के लिए यह बात मानना थोड़ा कठिन है क्योंकि इतिहास में प्रमाण आवश्यक है किसी भी बात। तो भीम के नाम पर, भीम को आप जानते ही हैं, 5 पांडवों में से एक थे। भीम के नाम पर यहाँ पर भीमताल नामक एक जलाशय है। संभवतः यह 770 ईस्वी के एक अभिलेख में उल्लेखित मौर्य शासक भीम था, जिसकी तुलना पांडव वंश के भीम से कर दी गई है। इस दुर्ग पर प्रतिहारों, परमारों और सोलंकियों का भी अधिकार रहा। 13वीं शताब्दी के आरंभ में यह दुर्ग गोहिल वंश के अधिकार में था। गोहिल शासक जय सिंह ने सर्वप्रथम चित्तौड़ पर अधिकार किया था। आगे चलकर महाराणा कुंभा ने इस किले का नवनिर्माण कराया। तो राणा कुंभा ने जो है इस किले को काफी मजबूत करा दिया था और अ, कई सारे भवन इत्यादि उन्होंने बनाए थे। राणा कुंभा राजस्थान के मेवाड़ के बहुत ही अ, प्रसिद्ध शासकों में से एक थे और उन्होंने काफी निर्माण कार्य करवाए थे। मित्रों, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के राजप्रासादों, मंदिरों, सरोवरों के अवशेष यहाँ के सांस्कृतिक वैभव के प्रमाण हैं।
पूरा किला मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है तथा सुरक्षा की दृष्टि से एक मुख्य प्रवेश द्वार के अलावा इसमें 7 अन्य द्वार हैं। इन 7 द्वारों के नाम जो है वो आप देखते हैं कि पौराणिक पात्रों के आधार पर हैं, जैसे पांडव पोल, कौरव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, पांडव पोल, राम पोल। तो इस तरह से ये 2 द्वार हैं, आप देखते हैं कि इनमें आपको एक तरह की आध्यात्मिकता की झलक मिलती है। पौराणिक पात्रों के नाम पे इनके नाम रखे गए हैं। दुर्ग का सीधा मार्ग और 4 द्वार राणा कुंभा ने बनवाए थे। पांडव पोल के नजदीक में ही रावत बाघ सिंह का स्मारक है। उसके आगे भैरव पोल के पास में वीर कला और जयमल राठौर की छतरियां बनी हैं। जयमल राठौर का नाम आपने सुना होगा, चित्तौड़ दुर्ग का वो रक्षक था। जब अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर अधिकार किया था तो उस समय जयमल राठौर जो था वही चित्तौड़ का रक्षक था, किलेदार कह लीजिए आप। रामपोल लेक का मुख्य प्रवेश द्वार है। रामपोल जो है वो किले का, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये आप किला पढ़िए। रामपोल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे पार करते ही पन्ना राठौर का स्मारक बना हुआ है ना। राठौर का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा अन्ना के स्मारक के दाईं ओर माता का मंदिर है। पन्ना के स्मारक की थोड़ी सी कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्योंकि गूगल से बोल कर लिखने में कई बार इस तरह की दिक्कत आ जाती है। पन्ना के स्मारक के दाईं ओर माता का मंदिर है और उसके आगे नवलख भंडार। नवलख भंडार चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है तथा इसके चारों ओर तोपखाने का तालान, पुरोहितों की हवेलियां, भामाशाह की हवेली इत्यादि बनी हुई है। भामाशाह का नाम भी आप लोगों ने सुना ही होगा। इन्हीं के निकट श्रृंगार चंवरी का अत्यंत अलंकृत मंदिर है, जो शांतिनाथ जैन का मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर राणा कुंभा की पुत्री श्रृंगार करती। इसके आगे त्रिपोलिया द्वार है, जिसमें राणा कुंभा का महल बना है। यह महल हिंदू वास्तुकला का अत्यंत सुंदर नमूना है। महल की खिड़कियां, स्तंभ, दीवारें तथा दालान आदि हिंदू कला की विशेषताओं से युक्त हैं। राजमहल के आगे कुंभ श्याम का मंदिर है। मंदिर का गर्भगृह, यानी जहाँ मूर्ति स्थापित होती है, उसको गर्भगृह कहते हैं। मंदिर का मर्द गर्भगृह नक्काशीदार है, अलंकरण से युक्त है तथा इसका विशाल सभा मंडप 20 बहुत ही अलंकृत सजे हुए स्तंभों के ऊपर टिका हुआ है। मंदिर के बाहरी भाग में गरुड़धारी विष्णु की मूर्ति बनी हुई है। इसके पास में ही मीरा का मंदिर है। मीरा का नाम आप सभी जानते हैं तथा जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। मीरा बाई मेवाड़ की महारानी थी। मंदिर के थोड़ा आगे त्रिभुवन नारायण का मंदिर और गोमुख का कुंड बना हुआ है। किले का एक प्रमुख स्मारक राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। राणा कुंभा ने बहुत सारी विजयें की थी, तो उन विजयों के उपलक्ष्य में उन्होंने 9 मंजिल का कीर्ति स्तंभ निर्मित करवाया। इतिहासकार आरबी सोमानी इसे भगवान विष्णु की उपासना के लिए बनवाया गया विष्णु स्तंभ मानते हैं। यह 22 फीट ऊंचे और 42 फीट वर्गाकार चबूतरे पर बना हुआ है। आधार पर 30 फुट चौड़ा है और 122 फीट ऊंचा है तथा ऊपर जाने के लिए इसमें 157 सीढ़ियां बनी हुई। मित्रों, अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित करने की स्मृति में इसका निर्माण कराया था। इसमें अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। इसमें मूर्ति कला और स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है। हिंदू वास्तुकला का यह उत्कृष्ट नमूना है। कुल मिलाकर राजमहलों, मंदिरों, स्मारकों आदि से युक्त यह किला अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। इस किले का अत्यधिक सामरिक महत्व था।
यह किला मालवा और गुजरात के मुख्य राजमार्ग पर स्थित था, इसलिए इसका विशेष महत्व था। और यही कारण था कि चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने के लिए प्रत्येक शासक अपनी नजरें गड़ाए रहता था। मुगल काल में अकबर ने भी चित्तौड़ के किले के ऊपर अपनी नजर गड़ाई थी और इसके ऊपर अपने अभियान किया था। अब आइए हम रणथंभौर के किले की बात करते हैं। ये भी बहुत ऐतिहासिक किला है। आप मध्यकालीन इतिहास में बार बार रणथंभौर के किले के बारे में पढ़ते हैं। तो रणथंभौर का दुर्ग मथुरा रेल मार्ग पर दुर्ग दिल्ली मथुरा रेल मार्ग पर स्थित सवाई माधोपुर जंक्शन से 13 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में बना है। सामरिक दृष्टि से यह राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण दुर्गों में से एक था। ये अकेला प्राकृतिक रूप से सुरक्षित और बहुत ही सुदृढ़, दुर्गम और दुर्भेद्य दुर्ग था। 7 पहाड़ियों से घिरे हुए पहाड़ी पठार पर बने इस दुर्ग को प्रकृति ने अपने अंक में समेट रखा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे अपनी बाहों में समेटा हुआ है पहाड़ी दुर्ग को। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य होता है अगर आप पास से जाके देखें इस किले को। जहाँ तक इस दुर्ग के निर्माण का प्रश्न है, तो यह कहा जाता है कि महेश्वर के चौहान शासक रंतिदेव ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। एक अन्य स्रोत के अनुसार चंदेल वंश के राव जयता ने इसका निर्माण कराया था। कुछ इतिहासकार इसके निर्माण का श्रेय चौहान शासक रणथंभन को देते हैं। 10वीं शताब्दी तक यह दुर्ग अस्तित्व में आ गया था। संभवतः अनेक युद्धों के लिए रण क्षेत्र की भूमिका निभाने के कारण इस स्थान का नाम रणथंभौर पड़ गया। तो ये आप ये लाइन याद रखें कि संभवतः अनेक युद्धों के लिए रण क्षेत्र की भूमिका निभाने के कारण इस स्थान का नाम रणथंभौर पड़ गया। 13वीं शताब्दी तक यह किला चौहानों के अधीन रहा तथा बाद में इस पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन हो गया। इसके बाद यह मेवाड़ के राणाओं शेर शाह, अकबर आदि के अधीन रहा। 1750 ईस्वी में मुगल सम्राट अहमद शाह ने जयपुर के शासक माधव सिंह को यह किला भेंट दे दिया और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह किला जयपुर के अधीन ही रहा। मित्रों, विभिन्न राजनीतिक शक्तियों के अधीन रहने के कारण रणथंभौर दुर्ग की वास्तुकला में एक अलग विशिष्टता पाई जाती है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक शक्तियों ने अपने हिसाब से कभी-कभी उसमें निर्माण कार्य कराए। जैसे चौहान और गोहिल शासकों ने अनेक मंदिरों, जलाशयों, उद्यानों और भवनों का निर्माण करवाया। कालांतर में मुसलमान शासकों ने उनको तोड़ करके कुछ नए भवन बनवाए। कछवाहा शासकों ने इसमें अनेक भवन बनवाए। 7 मील की परिधि में ये दुर्ग फैला हुआ है और 7 मील की परिधि में फैले इस दुर्ग के में अनेक जलाशय, राजमहल, छतरियां, मस्जिदें, चरागाह तथा हवेलियां आदि बनी। किले का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहा जाता है। द्वार के आगे अनेक तिकोने द्वार बने हैं। द्वारों के ऊपर सैनिकों के आवास बनाए गए हैं, जहां से पूरी घाटी की निगरानी की जाती थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर चौहान शासक वीर की छतरी बनी है। छतरी के गर्भगृह में काले पत्थर से बना शिवलिंग स्थापित है और इसी के नजदीक लाल पत्थर से बनी हुई एक अधूरी छतरी है, जिसे अधूरा स्वप्न कहा जाता है। दुर्ग के दुर्ग के मध्य भाग में जो बीच का हिस्सा है दुर्ग का, उसमें 2 मंजिल का 7 खंडों का राजमहल बना है, जो कि अब जीर्ण अवस्था में खंडहर बन गया है। राजमहल के पीछे सरोवर है, यानी जो छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं, पॉन्ड्स, और उनमें पुष्प वाटिका है। वहाँ पे एक सरोवर के चारों ओर पुष्प वाटिका के नज़दीक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई गई मस्जिद के अवशेष प्राप्त होते हैं। गणेश मंदिर, शिव मंदिर, बादल महल, सामंतों की हवेलियां तथा जवरा भंवरा नाम का गोदाम
यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पाया गया है। बादल महल, नृत्यशाला इत्यादि आमोद प्रमोद के केंद्र थे। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे विशाल स्तंभों और बरामदों से घिरा हुआ अमीर कचहरी नामक भवन है। दुर्ग में प्रवेश द्वार की ओर बाईं ओर जोगी महल है, जिसका निर्माण संभवतः एक ऋषि के निवास के लिए कराया गया। बाद में यह साधु संतों का शरण स्थल बन गया और जोगी महल कहा जाने लगा। जोगी साधु संत वगैरह यहाँ आते थे तो वो यहाँ पर रहा करते थे। तो कुल मिलाकर के यह किला इंडो इस्लामिक आर्ट का, जिसे हम इंडो मुस्लिम कला कहते हैं, उसका सुंदर नमूना है। आजकल यह भवन बाघ परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के अधीन है और यहाँ पर पर्यटकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, विश्राम गृह इत्यादि बनाए गए हैं और भी बहुत सुविधाएं दी गई हैं। तो अगर कभी अवसर मिले तो आप अवश्य जाइए रणथंभौर का किला देखने के लिए। आइए अब हम एक किले पे, चूंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए एक किले को हम और ले लेते हैं। आमेर का किला। आमेर, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बहुत ही छोटा सा राज्य था। लेकिन जब अकबर ने एक बार नागौर में एक सभा की थी और नागौर की सभा में उसने राजपूत राजाओं को निमंत्रण दिया कि आप आइए, हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तो उसमें आमेर सबसे पहले वहां पहुंचा और आमेर के शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया। और अचानक से, चूंकि अब वो अकबर की ससुराल हो गई आमेर, आमेर के शासकों ने जो है अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। जोधाबाई का विवाह हुआ अकबर के साथ, और तो राजा भारमल की पुत्री थी वो। और फिर उसके बाद मान सिंह जो थे वो, उनको अकबर के दरबार में ऊंचा पद दिया गया। तो आमेर के कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी आमेर का दुर्ग अपने स्थापत्य कला और अलंकरण के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। आधुनिक जयपुर के पास वर्तमान आमेर कस्बे के निकट ऊंची पहाड़ी पर बना यह दुर्ग सुदृढ़ दीवारों से चारों ओर से सुरक्षित बनाया। इस दुर्ग के राजप्रासादों का निर्माण मानसिंह प्रथम से लेके मिर्जा राजा जय सिंह तक अनेक राजाओं द्वारा समय समय पर कराया गया। आमेर के विभिन्न राजाओं ने अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर, जलाशय और यज्ञशालाओं का निर्माण करवाया। दुर्ग के एक तरफ पूर्व में स्थित मावड़ नामक जलाशय खाई के रूप में इस दुर्ग को प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। सॉरी। दलाराम का बाग है, जिसमें अनेक फव्वारे और छतरियां और भवन बने हैं। बाग का ढांचा हिंदू शैली का है, किंतु अलंकरण मुगल शैली के हैं। मुख्य द्वार के निकट ही देवी माता का समर्पण से बना मंदिर है। पास में ही जलेब चौक है, जहां हाथी घोड़ों का निरीक्षण और घुड़दौड़ का आयोजन किया जाता था। मित्रों, मुख्य द्वार, जिसे सिंह पोल कहा जाता था, अत्यंत सुंदर और कलात्मक है और बहुत ही आकर्षक है। मुख्य द्वार के थोड़ा आगे एक तरफ 7 पत्थर से बना 40 स्तंभों पर टिका हुआ छत वाला दीवाने आम है। आम नाम की इमारत है, बिल्डिंग है। इस इमारत की फर्श संगमरमर से बनाई गई है। मजलिस विलास नाम का एक कमरा है, जिसमें राजा अपने प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श किया करते थे, जिसकी चर्चा अभी हमने प्रारंभ में की थी। दीवाने आम के दक्षिण की ओर गणेश पोल नामक जो है मेहराब द्वार एक सुंदर द्वार था, जिसमें प्रवेश करने के बाद दीवाने खास या शीश महल आता है। दुर्ग की दीवारों को गुलदस्तों, बेल बूटों, तितलियों तथा संगमरमर के टुकड़ों से सजाया गया है। महल के पास में बना सुहाग मंदिर हाथ से बने अलंकरणों से युक्त है। दीवाने आम के सामने की ओर सुख निवास नाम की इमारत बनी है। मित्रों, महल में सजावट के लिए बनी तितलियों की पंक्तियां बहुत सुंदर है। इसे तितलियां पढ़िए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक। दरवाजा
चंदन की लकड़ी से बना हुआ है और हाथी दांत से उसमें सजावट की गई है। नाम ही इसका सुख निवास है, तो हर तरह के सुख की व्यवस्था यहाँ की गई थी। सुख निवास के पास बनी शीतला माता मंदिर की दीवारों पर पास के 68 तीर्थ स्थलों के चित्र बने हैं। गणेश पोल के ऊपर वाले भाग में सुहाग मंदिर, एक बरामदा तथा कुछ कमरे बने हैं। संगमरमर की लड़ियां बहुत सुंदर और आकर्षक बनी हैं। यहाँ से राज परिवार की स्त्रियां नीचे होने वाले जो उत्सव इत्यादि थे, समारोह थे, उनका अवलोकन करती थी, उनको देखती थी। इन झांकियों से बाहर का दृश्य बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ता था, किंतु खास बात यह थी कि बाहर से भीतर नहीं देखा जा सकता था। तो एक तरह से जैसे वो कहते हैं ना, उर्दू में शब्द है चिलमन, तो चिलमन जैसा। हाँ, जैसे एक शेर है ना, कहते हैं कि खूब पर्दा है कि चिलमन में छुपे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो यही चीज आप समझ लीजिए कि इन झांकियों से बाहर का दृश्य तो दिखाई पड़ता था, परंतु बाहर से भीतर नहीं दिखाई देता। प्रसिद्ध वास्तुविद फर्ग्यूसन, जिन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर पे काफी काम किया, पर्सी ब्राउन की चर्चा हमने, उन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर पे काम, ये सब जो विदेशी वास्तुविद हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि आमेर के किले पर मुगल शैली का काफी प्रभाव है। लेकिन राजस्थान के इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आमेर का किला भी हिंदू मुस्लिम कला का सुंदर नमूना है, और उनका ये मानना है कि इसमें मुस्लिम तत्वों के बजाय हिंदू तत्वों की प्रधानता है। तो मित्रों, इस तरह से हमने राजस्थान के किलों पर चर्चा की, और किले क्यों बनाए जाते थे, उनके प्रयोजन पर बातचीत की। इसके अलावा हमने किलों की विशेषताओं की बातचीत की, कुछ किले हमने उदाहरण के लिए लिए। आगे अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर आप लोग पसंद करेंगे इस वीडियो को, तो आगे कुछ और किलों के बारे में मैं निश्चित रूप से वीडियो बनाऊंगा। अब एक बार फिर से आप लोगों से अपील है कि आप इस वीडियो को देखें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने कमेंट्स भी भेजें, कैसा लगा आपको, और किन किलों के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो उनके ऊपर भी मैं निश्चित रूप से वीडियो बना के डालूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।